नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, पर्यावरण की ये जो वीडियो होगी ये पार्ट 2 होगी, यानी भाग 2 होगी। इसके पहले हमने भाग 1 आपको प्रोवाइड किया है। यदि आप उस वीडियो को न देखे हों तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और पर्यावरण की वीडियो अपलोड होती है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न आपका है और विकल्प आपके सामने हैं। दोस्तों, जैव विविधता को हम पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप भूमध्य रेखा की तरफ ज्यों-ज्यों बढ़ेंगे तो यहाँ पे जैव विविधता अधिक दिखाई देती है। जैव विविधता का मतलब ये होता है जहाँ पे अधिक से अधिक जीव जंतु, पेड़ पौधे हों, उसी को जैव विविधता कहते हैं। दोस्तों, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा कहेंगे, इस पर आप जाएंगे तो इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, ये जो क्षेत्र होता है यह जैव विविधता का प्रमुख क्षेत्र होता है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह होता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधा पड़ती हैं। जब सीधा किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा। जब गर्मी ज़्यादा होगा तो वाष्प का उत्सर्जन होगा। जब वाष्प का उत्सर्जन होगा तब बादलों का निर्माण होगा। जब बादल बनेंगे तो बारिश होगी। तो दोस्तों, जहाँ बारिश होगी तो वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। जब पेड़ पौधे होंगे तो जीव जंतु होंगे। तो अत्यधिक संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे आपको भूमध्य रेखा के आसपास, यानी 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी में आपको दिखाई देते हैं। तो इसका जो सही आपका उदाहरण होगा भूमध्य रेखा। लेकिन यहाँ जो आपका सही जो आंसर होगा क्या होगा कि कह रहा है कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, पर्यावरण में रोजाना एवं मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता और घटकों का किसी पर्यावरण का प्रभाव। तो दोस्तों, इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। यानी किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जहाँ रहेंगी उसी को हम जैव विविधता कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण की किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जो ताप होता है, जो मृदा यानी हमारी मिट्टी है, प्रकाश है, यह पर्यावरण की किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं, यानी किस प्रकार के अंतर्गत, यानी ये जैविक हैं कि मानव निर्मित हैं कि भौतिक हैं कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो ताप, मृदा, प्रकाश है, यह इसको मानव ने बनाया नहीं। ताप को मानव बनाया नहीं बनाया, मृदा को मानव बनाया नहीं बनाया, लेकिन यह जैविक भी नहीं है क्योंकि इसमें जीव नहीं है। तो यह जैविक भी नहीं है और मानव निर्मित भी नहीं है। तो इसको हम कहेंगे ये भौतिक है, क्योंकि यह ताप परिवर्तित होता रहता है। ये भी आपको ताप है, ताप खत्म हो जाएगा। तो अगला इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा भौतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, घाटी पर्यावरण के क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों, जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, जो घाटियां हैं, पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका दोस्तों जो विकल्प दिया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। दोस्तों, जो पर्वत होता है वो तो वायु में होता नहीं है क्योंकि स्थल पे होता है, पहाड़ भी स्थल पे होता है, मैदान भी स्थल, और घाटी भी स्थल पे ही है, यानी पृथ्वी पर है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा स्थल मंडल। क्या होगा दोस्तों? स्थल मंडल, क्योंकि स्थल मंडल पे ही ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो पानी है। क्या है? पानी है। पानी कितना है पृथ्वी पर? 71% दोस्तों पानी है और 29% स्थल है। तो सबसे 2/3 जो भाग पूछा जा रहा है तो क्या होगा दोस्तों? विकल्प देख लीजिए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो इसका जो आप सही आंसर होगा जलमंडल। जलमंडल आपका पृथ्वी पर 2/3 है, यानी 71% जल है, जिसमें से 1% जल पीने योग्य होता है। कितना होता है दोस्तों? 1%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? दोस्तों जो धूल के कण होते हैं, जल वाष्प होते हैं, किस मंडल में पाए जाते हैं? सीधा सा प्रश्न है, आप इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे। धूल के कण कहाँ पे मिलेंगे? पृथ्वी में मिलेंगे, न कि जल में मिलेंगे। तो धूल के कण दोस्तों और जल वाष्प जो होते हैं वो आपके स्थल मंडल पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? दोस्तों सबसे ऊंचे पेड़ पर जो घोंसला बनाता है तो वो होती है आपकी चिड़िया, जो होती है वो होती है चील होती है। तो दोस्तों चील जो होती है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। तो इसमें सबसे जो आपका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? चील हो जाएगा। लेकिन यदि चील इस विकल्प में न रहे तो आपका आंसर जो होगा कौवा होगा। जब चील विकल्प में न रहे तब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अंडे से बच्चे निकल आते हैं तब ये घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला को साल दर साल उपयोग करता है? दोस्तों इसमें विकल्प दिया है, चील, कबूतर, मोर, सभी। दोस्तों जो पक्षी होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपना प्रत्येक साल घोंसला बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसले से उड़ जाते हैं। लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो उसी घोंसले में साल दर साल उसका प्रयोग करता है। तो वो कौन सा पक्षी है दोस्तों जो साल दर साल अपने घोंसले का प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो चील होगा। चील ही ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला लगाता है, घोंसला बनाता है और अपने घोंसले का जो प्रयोग होता है साल दर साल करता रहता है। तो सही आंसर हमारा चील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? दोस्तों फिर वही आपका घुमा फिरा के आंसर, सबसे जो बड़ा घोंसला होता है दोस्तों वह चील का ही सबसे बड़ा घोंसला होता है, यानी चील ही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील में बच्चों से खाना बनवाया जाता है, बच्चों से खाने की सामग्रियाँ मंगाई जाती हैं, अध्यापक गण खाना पकाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मिड डे मील योजना है दोस्तों यह विद्यालयों में चालू हुई थी 1995 में। कब चालू हुई थी दोस्तों? 1995 में। और उसमें क्या होता है कि बच्चों को मिड डे में यानी दोपहर में भोजन दिया जाता है और इस समय भोजन बनाने के लिए रसोइयों की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें जो विकल्प दिया है बच्चों से खाना बनाया जाता है। ये दोस्तों जब बच्चों से खाना बनवाया जाएगा तो पढ़ेंगे क्या? बच्चों से खाने की सामग्री मंगवाई जाती है? बिल्कुल नहीं, बच्चों से सामग्री थोड़ा मंगाई जाती है। और अध्यापक गण खाना पकाते हैं। दोस्तों खाना बनाते हैं, बनाने गए हैं कि पढ़ाने गए हैं? जब खाना पकाएंगे तो रसोइया क्या करेंगे? तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जो मिड डे मील से संबंधित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होने चाहिए? दोस्तों हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होने चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका विकल्प दिया है 4, 6, 8, 10। दोस्तों हमारा जो भोजन है
उसमें कम से कम 6 पोषक तत्व होने चाहिए। कितने पोषक तत्व दोस्तों? 6 पोषक तत्व। तो इसका जो सही आंसर होगा 6 होगा, यानी 6 पोषक तत्व होने चाहिए। जो 6 पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, वो होता है प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण और H2O। तो इस 6 पोषक तत्वों को इसमें से आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सा इसमें हमारे भोजन के लिए आवश्यक तत्व है। विकल्प दे देगा, इसमें एक प्रोटीन रख देगा, या विटामिन रख देगा, या वसा रख देगा। तो आप इस 6 को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया गया है आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले डीप यानी गहन पारिस्थितिकी का जो अध्ययन किया था, उसका सही आंसर जो होगा गहन पारिस्थितिकी, जिसको अंग्रेजी में हम डीप इकोलॉजी कहेंगे, तो अर्नेस्ट नेस ने किया था। कौन किया था दोस्तों? अर्निक नेस ने किया था। तो ये आपका सही आंसर होगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति का क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, 2 समुदायों के बीच का जो क्षेत्र होता है, संक्रांति का क्षेत्र, उसको हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, इकोटोन कहते हैं इसको, इकोटोन कहा जाता है। ये आपका इकोटोन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ जल समुदाय में लैटिन लिख दिया गया, लैटिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैटिक आवास। यहाँ पे इसको लिखेंगे लैटिक आवास। लैटिक आवास का उदाहरण है दोस्तों, जो लैटिक आवास है, इसका मतलब क्या होता है? शांत जल। लैटिक आवास का मतलब होता है शांत जल। और इसमें क्या होता है, हम इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं और इसका हम गलत आंसर देकर चले जाते हैं। तो अब इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। शांत जल का उदाहरण कौन सा है? तालाब एवं जल, झरना एवं नदी, तालाब एवं दलदल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, जैसे कि तालाब तो है यहाँ पे लेकिन जल दिया है, ये सही नहीं होगा। झरना का जल स्थिर नहीं होता है, नदी का जल स्थिर नहीं होता है। तालाब और दलदल का जो जल होता है वो स्थिर होता है। तो यही आपका लैंटिक आवास कहलाएगा, तालाब एवं दलदल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? दोस्तों, जो पारिस्थितिकी का जो मित्र है कौन सा नहीं है? तो नीम है, बबूल है, यूकेलिप्टस है, पीपल है। तो बताइए दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो यूकेलिप्टस है यह पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। दोस्तों, यह एक ऐसा, इसको कहा जाता है कि यह पर्यावरण का आतंकवादी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह जहाँ पे इसको लगा दिया जाता है तो यह जो पानी का जो अवशोषण है बहुत ज़्यादा करता है। इसी एक प्रजाति के एक पौधा है जिसको हम सफ़ेदा कहते हैं, वो भी यही कार्य करता है दोस्तों। तो यूकेलिप्टस जो है यह पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यानी पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य के लिए पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? दोस्तों, एक मनुष्य के लिए न्यूनतम भूमि को जो धारणीय रहने के लिए जो व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसका जो सही नाम होता है उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाप। यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, विश्व वन संरक्षण जो कोष है ये कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड, केन्या, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्विट्जरलैंड। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जो है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों, दिवसों से प्रश्न आता है आपके किस परीक्षा में,
तो इसको आप याद रखेंगे। तो विश्व पृथ्वी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस जो होता है वह ठीक एक दिन के बाद यानी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की? दोस्तों जो सौर प्रणाली है इसकी खोज किसने की? गैलीलियो ने दूरबीन का वो खोज किया था। डीएलबर्ट, कोपरनिकस और केपलर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह कोपरनिकस होगा। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अब आप कहेंगे केपलर ने क्या किया था? तो दोस्तों केपलर ने ग्रहों से संबंधित नियम बनाए थे। ग्रहों से संबंधित जो नियम था वो केपलर ने बनाए थे और जो सौर प्रणाली की खोज किया था वह कोपरनिकस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है? दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना समय लगता है? आपके विकल्प दिए गए हैं 8.3 मिनट, 8.3, 7.3, 9.4 मिनट और 10 मिनट। दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पे पहुंचने पर 8.12 मिनट का 22 मिनट का समय लेता है, 8.22। लेकिन आपका विकल्प में इसका आंसर है नहीं, 8.22 नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा 8.3 मिनट माने 8.5 मिनट में वह क्या होता है पृथ्वी पर पहुंचता है। और जो चंद्रमा का प्रकाश होता है दोस्तों वह आपका 1.3 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से क्रीम पृथक की जाती है। दोस्तों जो दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है उसको किस विधि से अलग किया जाता है? उसका सही आंसर क्या होगा? से छानने से, आसवन से, अपकेंद्रण से, प्रभावी आसवन से। दोस्तों जो दूध से जो क्रीम अलग किया जाता है वो किससे होता है? अपकेंद्रण से। किससे होता है दोस्तों? यहाँ उपकेंद्रण लिख दिया है, अपकेंद्रण से, अपकेंद्रण विधि से द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपसे ये पूछे दूध को हम कैसे मापते हैं? तो दूध को नापने का जो मीटर होता है वो होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध में कितना फैट है उसकी मात्रा को मापते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।